अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं और साबिर भाई, ये डबल वीलॉग है, यानी हम आपस में ऐसे बात नहीं कर रहे, हम दोनों आपके साथ बात कर रहे हैं। और ये एक नया तरीक़ाकार है, इससे पहले शायद आपने ये नहीं देखा होगा, हमने भी नहीं देखा। तो आज बैठे हुए थे तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हम लोग कर रहे थे आपस में, मैं और साबिर भाई, और डिस्कशन चल रही थी इसराइल के मामलात पे, अब्राहम अकॉर्ड के मामलात पे, पाकिस्तान में जो कश्मीर में एक तहरीक चल रही है, बड़ी तगड़ी जानदार तहरीक, उस पर बात चल रही थी। फिर गंडापुरियों पे बात चल रही थी कि वो अजीबोगरीब काम कर दिया, उसने पकड़ के इमरान खान की फैमिली भी अटैक कर दिया। तो हम इन पे बात कर रहे थे, तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना ये बात आपके साथ करें और आपके साथ शेयर करें। साबिर भाई, अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो सबसे पहले मेरा ख्याल है गंडापुर पे बात करते हैं। और गंडापुर गए, मुलाकात की, उनकी तीन घंटे की मुलाकात हुई और आपके पास खबर भी है। और वो मेरे पास ये खबर है कि इमरान खान साहब ने उनसे इस्तीफ़ा लिखवा के अपने पास रख लिया है। और अली अमीन गंडापुर ने बहुत कोशिश की है, 3 घंटे की मुलाकात थी। आप ये देखें कि इस खान साहब ने इस्तीफ़ा लिखवा के जेल में रख, अजब नहीं, ये सिंबॉलिक है या वाकई लिखवा के रख लिया है? क्योंकि जेल में तो कोई भी उनसे खान साहब से ले जाएगा। उन्होंने इस्तीफ़ा लिखवा के रख लिया है जी। और उसके बाद वो जब चाहेंगे वो अनाउंस कर देंगे। और अगली इतला ये है कि अली अमीन गंडापुर को बता दिया गया है कि अब आप मज़ीद नहीं हैं, और मज़ीद ये कि सीएमशिप के लिए मज़ीद नाम मांग लिए हैं। और इसके बारे में आपको भी अरे तीन बंदों के नाम, ये अभी नहीं, आज से कुछ अर्सा पहले 3 लोगों के नामों पे डिस्कशन हुई थी, और उसके बाद बड़ी खलबली मच गई थी। और गंडापुर साहब काफ़ी उजलत पे भी थे, और उस वक्त उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था, आपको याद होगा, कि 90 डेज में अगर इमरान खान को बाहर ना निकाला तो अपनी सियासत पे मुझे फैसला करना पड़ेगा, मैं सियासत छोड़ दूंगा। वो भी 10-12 दिन रह गए, मेरे ख्याल में 11 दिन रह गए अब तो। जब हम ये बात करें, 11 दिन बाद गंडापुर साहब की वो जो मुद्दत है वो खत्म हो जाएगी, जो उन्होंने 90 डेज कहा था। ये एक्चुअली उनको इसलिए कहना पड़ा था, उजलत में थे उस वक्त। इमरान खान साहब ने कोई डिस्कशन की थी, वो नाम हम आपके सामने नहीं रखेंगे, वो नाम जब सामने आएंगे तो वो ज़ेरे ताब आ जाएंगे, पाकिस्तान में सारे उनके पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन ये है कि खान साहब ने डिस्कशन की थी। फैसला खान साहब कब करते हैं ये उनकी सवाबदीद है, वो आज कर सकते हैं, हो सकता है वो ना करें, और ये सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिस हो। लेकिन गंडापुर साहब ने जो किया, साबिर भाई, ये क्या था? अच्छा, नहीं, पहले तो मैं आपको बता दूं, हम जरा डिस्कस तरतीब से चलते हैं, क्योंकि खबरें बहुत हैं, बहुत ज़्यादा हैं। एक तो ये कि 3 घंटे इन्होंने लगाए गंडापुर ने। और अगली बात, इस मुलाकात का एहतमाम, ये भी एक क्वेश्चन है कि उनको 3 घंटे तक टाइम दिया गया, जेल के दरवाजे गंडापुर के लिए खुल गए। और वो जज साहब ट्रायल कर रहे थे। 3 घंटे जज साहब को कहा गया कि जी आप फिलहाल समाअत नहीं शुरू कर सकते, क्योंकि अंदर एक इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है गंडापुर साहब इमरान खान और गंडापुर की। तो जज साहब 3 घंटे इंतज़ार करते रहे, प्रोसिक्यूटर्स इंतज़ार करते रहे, सरकारी गवाहान इंतज़ार करते रहे, जेल हुकाम इंतज़ार करते रहे। इसलिए कल जो हेयरिंग स्टार्ट हुई 11 बजे स्टार्ट हुई और रात 8 बजे तक रही। तो 3 घंटे ये मीटिंग होती रही। पहली बात तो ये। उसके बाद ये, इसका बैकग्राउंड ये है कि गंडापुर को ये बता दिया गया था कि अब मामलात ख़राब हो गए हैं आपके। अगर अब आपकी मुलाकात ना हुई तो इमरान खान साहब यकतरफा तौर पे जेल से अनाउंस कर देंगे कि गंडापुर साहब, और जो जलसे में हुआ जी, जो जलसे में आप इस्तीफा दे दें। लोग जूते उठा रहे थे, बोतलें मार रहे थे, लोगों ने गालियां दी हैं, बदतमीजी की है, जी हाँ, और नए सीएम का ऐलान कर देते। तो अगर ये हो जाता तो इससे बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलना था पार्टी को और पार्टी कारकुन को। इसलिए उस बूस्ट को, उस एनर्जी को दबाने के लिए जल्दी भेजा गया गंडापुर साहब को। गंडापुर साहब ने जाके इमरान खान की बहन भी चढ़ाई कर दी सारी। उन्होंने एक नहीं, उन्होंने कई बातें की हैं। उन्होंने एक तो अलीमा खान साहबा के बारे में कहा, लेकिन इमरान खान साहब के पास ना पूरी की पूरी एक वो टाइम लाइन थी गंडापुर के बारे में। उन्होंने कहा कि जेल में और काम क्या हो रहा है, वो किसी और बंदे का तो सिर्फ एक ही बंदा उनके फोकस में, और उनके पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन थी। उन्होंने कहा कि नीचे से शुरू हो जाते हैं, ठीक है, नीचे से। उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि आप जो ऑपरेशन हो रहा है, फौजी ऑपरेशन और ड्रोन हमले, इसको रुकवाएं और इस पे ओपनली आप अपनी पॉलिसी बनाएं। आपने नहीं किया। बजट में, हाँ, मैंने आपको कहा सुप्रीम कोर्ट जाएं, मुलाकात आपकी नहीं हो रही तो सुप्रीम कोर्ट जाएं, आप नहीं गए सुप्रीम कोर्ट के लिए। सुप्रीम कोर्ट जाते, मेरे साथ मुलाकात करते, फिर वही बजट का। फिर आपने अफ़गानिस्तान, मैंने आपको कहा अफ़गानिस्तान जाएं, आपने कहा मेरे पास पासपोर्ट नहीं है।
उसके बाद उन्होंने कहा कि ये तमाशे वाली बात तो नहीं, ये मजाक का लतीफ़ा है कि पासपोर्ट नहीं है आपके पास। उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर मैंने जुनेद अकबर को लगाया और मैंने आपको कहा कि अदालतों में भी आए, उधर अडियाला में भी आना था। जुनेद अकबर को उन्होंने कहा, मैंने जुनेद अकबर को लगाया, मैंने आपको समझाया कि आप हुकूमत करें, उनको पार्टी पॉलिटिक्स करने दें, पार्टी सियासत को आप उनको सिर्फ अकोमोडेट करें और उनको सपोर्ट करें। आपने ये नहीं किया, बल्कि आपने उनके अजला में जाके उनकी जड़ें काटना शुरू कर दी थ्रू ब्यूरोक्रेसी। हसनैन रफीक साहब ने यह भी रिपोर्ट किया कि करप्शन पे भी खान साहब ने कहा कि ये भी कंट्रोल करो, तो शिकायतें आ रही हैं। तो ये इस तरीके से उन्होंने कहा आपने कुछ नहीं किया। फिर बजट पे आ गया, उन्होंने कहा बजट के बारे में आपने यकतरफा तौर पे बजट मंजूर करवा लिया, तो जो मैं आपको कहता आ रहा हूं आप वो नहीं करते। फिर पीछे चले जाएं, आप तो खैर आपको भी पता है उस बात का, वो तो उसके तो कई ऐनी शाहिद हैं कि जब ये चले गए हाथ लगा के डी चौक को, तो इमरान खान साहब ने कहा यार अली अमीन, तुम्हारे पास इतना अच्छा मौका आया था, तुम्हें गिरफ्तार कर लेते तो क्या हो जाता, क्या हो जाना था, गिरफ्तार हो जाते। तुम सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव थे और इतना बड़ा आप ये काम कर सकते थे, लेकिन आप गिरफ्तारी से डर के भाग गए। खैर वो तो ये सारी बातें थी। और फिर जलसे की बात हुई, तो जलसे में फिर अली अमीन ने वो सारी चीज़ों का जवाब जब अलीमा खान की तरफ फेर दिया और उन्होंने कहा कि ये तो, और ये भी कहा कि पंजाब से 500 बंदे। हाँ, 500 बंदे। मैं जिन रिपोर्टर से मेरी बात हुई, आप भी पूछ लें, हाँ, हमारे साथ हम ट्रांसमिशन कर रहे थे, सारे बता रहे थे। वो ये कहते हैं जी कि पंजाब से इतनी बड़ी तादाद में लोग कभी खैबर पख्तूनख्वा में नहीं आए जो इस जलसे के लिए आए थे, बहुत बड़ी तादाद में आए थे। तो और यानी एक सहाफ़ी ने तो मुझे कहा, मुझे लगता है कि एग्जैजरेशन है, लेकिन वो कह रहे हैं जी हमने ज़्यादा पंजाबी देखे वहाँ पे जलसागाह के अंदर, बाहर पश्तून बहुत ज्यादा। इन्होंने 26 नवंबर का भी कहा था कि 26 नवंबर को भी इस्लामाबाद पंजाब से सारा दिन पिंडी ने मार खाई इस्लामाबाद। नहीं तो डीजी खान का बेचारा वो शहीद हुआ था, क्या नाम है, नाम मेरे ज़हन से निकल गया, जिसकी शहादत के दौरान फोन कॉल मियांवाली में कितनी दुनिया निकल के गई पंजाब से। फिर डीजी खान राजनपुर, भावलनगर, भावलपुर, विहाड़ी, मुल्तान सारी जगहों से आए, तो इन्होंने उस वक्त भी ये बात की थी। अब फिर इन्होंने ये कहा, तो वो बिल्कुल अपोजिट राय इनके थी। तो उस एक बात मुझे बताएं साबिर भाई, इमरान खान की वो बहन है, हाँ जी, अब ये बहन भाइयों का जो साथ है आपस में, कोई 75 ईयर्स का 70 to 70 साल का कम से कम होशो हवास वाला इनका आपस का जो साथ है। इमरान खान साहब 72 साल के हैं, 70 साल का इनका बहन भाई का आपस का ताल्लुक है, ठीक है, 70 साल से ज्यादा का ताल्लुक है। क्या ये एक दूसरे को नहीं जानते? बहुत अच्छे। मैं हैरान हो गया कि एक आदमी जुम्मा 8 दिन हुए ने, वो जाके इमरान खान को बता रहा है कि उसकी बहन इक्तदार की भूखी है और इमरान खान से इक्तदार छीन के, इमरान खान को कुछ होगा तो वो इक्तदार छीनेगी ना, कि वो जनाब चेयरमैन बनना चाहती है पार्टी की और वो मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ मिल गई है। यानी हद नहीं हो गई कि वो मिल गई मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ, और ना सिर्फ वो मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ मिल गई बल्कि उसने इमरान खान की जगह चेयरमैन बनने का फैसला कर लिया, और वो कोई सोशल मीडिया भी सारा वो कंट्रोल करती है। हाँ, उन्होंने यही अच्छा, मुझे हैरत हुई कि ये कोई आदमी सोच भी कैसे सकता है कि मैं जाऊंगा और जाके इनकी जो 70 साल से एक दूसरे को जानते हैं लोग, वो इसकी बहन के बारे में मैं शिकायत लगाऊंगा और ये मेरी बात मान लेगा। अब इमरान खान साहब ने अपनी बहन को एज इट इज बता दिया और हंसते हुए बताया, वो तुम्हारे बारे में ये भी कह रहा था, ये भी कह रहा था, ये भी कह रहा था, और वो बहन भी है। ये कोई दोनों बहन भाई जो है ना, ये अलीमा खानम को मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि उनके अंदर भी कोई प्रॉब्लम इमरान खान वाले हैं। कोई आप उन्हें शिकायत लगाए, कोई चीज बताए, वो बाहर आके बता देती हैं। इमरान खान का भी ये, इमरान खान को मुझे एक वजीर ने बताया, उसने कहा जी मैंने इमरान खान साहब को एक लंबा मैसेज लिखा दूसरे वजीर के बारे में, कहते थोड़ी देर बाद वो वजीर मेरे पास आ गया वो मैसेज लेके कि ये आपने इमरान खान को मेरे बारे में लिखा है। तो खान साहब यार तुम्हें वो ये कह रहा है, ये बताओ मुझे इसका जवाब दो। तो खान साहब जो है ना वो डायरेक्ट उन्होंने अपनी बहन को भी मैसेज बता दिया और उनकी बहन भी उन्हीं की तरह वो आगे उसने बाहर सारी दुनिया को बता दिया। वो एक दफा थे पीसीबी के चेयरमैन एहसान मानी थे, उनके बारे में ना किसी ने एक लंबा चौड़ा इसी तरह मैसेज लिखा, तो थोड़ी देर के बाद एहसान मानी साहब को उस बंदे को फोन आ गया कि वो बताएं ये आपने मैसेज लिखा। नहीं, उन्होंने कहा कि बताएं क्या है। तो वो बंदे ने तो जाहिर है वो बात नहीं बतानी थी, उसने नहीं मुझे खान साहब ने सारी बात बता दी, मैसेज आ गया बताओ क्या करना है, ये मुझे भेज दिया है, मेरे से पूछें, आपकी कंप्लेंट मेरे तक ही आ गई है, अब बताएं मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये खान साहब की पुरानी आदत है, वो सीधा उस बंदे को बताते। अब अलीमा खानम को उन्होंने बता दिया, उन्होंने आके बाहर बता दिया। अब इसका इम्पैक्ट अली अमीन पर क्या आने वाला है? देखिए अली अमीन ने पहली दफा वीलॉग किया है, 12 मिनट से ज्यादा का वीलॉग है जी हाँ। और ये सबको यूट्यूबर्स कहने वाले जितने भी लोग हैं ना, वो ताने देने वाले, वो सारे आहिस्ता आहिस्ता यूट्यूब पे ही आएंगे।
उन्होंने यूट्यूब के ऊपर वीलॉग किया और उनका जो पेड सोशल मीडिया है वो अब कह रहा है जी कि हम अलीमा खानम को एक्सपोज करेंगे। अब इमरान खान की, वो अपनी बहन को तो कम से कम जानता होगा ना, अगर वो उसको भी नहीं जानता तो फिर किस बात का लीडर है। अगली बात मैं ये बता दूं कि इमरान खान साहब के पास उस सोशल मीडिया के उन लोगों की भी लिस्ट मौजूद है जो ये काम कर रहे हैं गंडापुर के साथ मिलके, और गंडापुर साहब का और उनका आपस में। तो मैं ज़ाती तौर पे नहीं, वो तो पैसे लेकर कर रहे हैं, उनमें कोई लोग ऐसे हैं जो पेड हैं, जिनको तनख्वाह मिलती है हर महीने। मैं अभी भी मशवरा दूंगा कि ठीक है, खान साहब ने उनसे इस्तीफ़ा लेके रख लिया है, तो गंडापुर से मैं अभी भी कहूँगा कि वो खान साहब के पास जाएं एक और मुलाकात करने, उनके जी जो कुछ हो गया वो उसको करते हैं, आइंदा से मैं बिल्कुल नहीं तो फिर आसिम मुनीर साहब का क्या करेंगे? और जब ये वो कहने जाएंगे तो उसके बाद फिर वो खान साहब को जेन्युइनली नहीं मिल पाएंगे। तो अगर वो ये काम कर लें, लेकिन मेरा ख्याल है, देखिए मैं गंडापुर साहब को मिला था जून 2024 में। गंडापुर साहब ने बिल्कुल, जब इनकी हुकूमत आई थी नई, उसके बाद मैं इनको मिला था तो इन्होंने मुझे उस वक्त पहली तहरीक शुरू होने से पहले कहा था कि इमरान खान जब तक एस्टेब्लिशमेंट से सेटलमेंट नहीं करेंगे वो बाहर नहीं आएंगे। इमरान भाई आप ये मेरे से लिख कर ले लें। तो मैंने कहा था जी आप तो लड़ने से पहले हार गए, ये मैंने उन्हें उस दिन बात की थी, मुझे आज भी याद है। तो ये काफ़ी भड़क गए थे, नहीं ऐसे नहीं होता, खान बात समझता नहीं है, ये बात करनी पड़ेगी, मैं 2 महीने में बाहर ले आऊँगा। तो इन्होंने कई दफ़ा भड़के मारी, गंडापुर की भड़कों में भी दम नहीं रहा, उनके स्टेटमेंट में भी दम नहीं रहा। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के सब्र ने गंडापुर को मार दिया, जो कुछ उन्होंने किया। मेरा ख्याल है कि गंडापुर को ना, वो पहली जो बात मैं कर रहा था तो एक था, मेरा ख्याल है कि उनको अब खुद ही उनको स्टेप डाउन कर देना चाहिए, पीछे जाना चाहिए। हाँ, स्टेप डाउन, क्योंकि मेरी इतला के मुताबिक अब ये डीए खान से इलेक्शन भी नहीं जीतते, इमरान खान का टिकट लेके भी नहीं जीतते। और एक और चीज आज साबिर भी, अब हम बात करेंगे इस पे, आज बात होनी थी, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन पार्टी है, बिल्कुल, तो गंडापुर एक इंपॉर्टेंट आदमी है और वो अपने आप को इमरान खान के बाद सबसे अहम आदमी कहते हैं। तो आज गंडापुर को बात करनी चाहिए थी इसराइल के मामले के ऊपर, जो ये गवर्नमेंट करने जा रही है, जिस तरह ये करने जा रही है। माजी में शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ कुछ और था, आज कुछ और है। ये डैनियल रोजन से जाके जनाब शहबाज शरीफ साहब ने इस लेवल का एक मिलाप किया है, आंखों में जो मोहब्बत, जो निगाहों के अंदर एक दूसरे के लिए इज्जत एहतराम, और जो हाथों के अंदर गर्मजोशी, और जिस तरह सांसों से सांसें करीब आ गई थी, इतना करीब तो मैं और साबर भाई नहीं बैठे जितना करीब शहबाज शरीफ डैनियल रोजन साहब के करीब थे। अल्लाह ताला नजर ना लगाए दोनों को। तो ये जो दोनों लोग हैं वो उधर जो तंजीम है ज्यूज की, ज्यूज नेशनल कांग्रेस के वो सदर हैं, अच्छा, उनके साथ जो मोहब्बत है और फिर उसको खुफिया रखा गया। आज उन्होंने भी पोस्ट कर दिया जज्बात में आगे कि ट्रंप ने कह दिया तो मैं भी लगा दूं, तो उन्होंने भी अपनी वो तस्वीर लगा दी और बड़ी पॉजिटिव उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के बारे में लिखा। अब बजाय इसके कि इन चीजों पर डिस्कशन होती, बजाय इसके कि कश्मीर के अंदर जो हालात है उन पर डिस्कशन होती, बजाय इसके कि आज रिपोर्ट जारी की है कॉमनवेल्थ ने उस पर बात होती, बजाय इसके कि गंडापुर रोल प्ले करता कि जो हो रहा है इस वक्त झगड़ा साहब के साथ, आपको पता है झगड़ा साहब ने पूरे निजाम को बांध लिया है और उनकी धांधली जो है उन्होंने काफी हद तक एक्सपोज कर लिया, पकड़ लिया। ये 600 दिन हो गए, 600 दिन हो गए और वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो तैमूर झगड़ा साहब जो है उनके मामला को देखते, ये 4 चीजें छोड़ के उन्होंने अलीमा खान पे अटैक कर दिया। आज बिल्कुल हर चीज से तवज्जो उठा दी। देखिए हम भी पहले उस पर बात कर रहे हैं, तो साबिर भी पहले तो जरा इसराइल पे ये हुकूमत से हुआ क्या, ना ये छुपते हैं ना ये सामने आते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप लाके इनको बार बार चौक में खड़ा कर देते हैं। देखिए पहले दिन से हमारी आपस की भी डिस्कशन होती रहती है। पहले दिन से मैं ये कह रहा हूँ और आप भी कि देखें, आप एक बात कर फैसला कर चुके हैं, आपने मान लिया है कि आपने तस्लीम करना है, हाँ, इस आपने एक कमिटमेंट दे के आ गए और ये कमिटमेंट उसी दिन हो गई थी जब जनरल आसिम मुनीर प्रेसिडेंट ट्रंप से मिले थे व्हाइट हाउस में जाके, उस दिन वो दे के आए थे कमिटमेंट। ठीक है जी, ओके। अब मैं उस दिन से मैंने कहा कि हम यही कह रहे हैं ना कि भाई पार्लियामेंट में ले आओ, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ले जाओ, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ले जाओ और इसको कैबिनेट में ले जाओ, कैबिनेट में ले, इस डिबेट को ओपन कर दें। वैसे पाकिस्तान में कोई उठ के जाके सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकता है, हाँ, जाके आईनी दरखास्त डाल दे जी हाँ कि जनाब ये वजीर आज़म अपने तौर पे कैसे कर सकते हैं, कैबिनेट की अप्रूवल के बगैर उन्होंने इतना बड़ा मुआहदा कर लिया। जी हाँ, तो ना पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे का पता किसी को, ना प्रेसिडेंट ट्रंप आसिम मुनीर के दरमियान क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि पहले दिन से फ्रॉम द बिगनिंग आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ 100% मेरे साथ खड़े हैं इन मामलात में, और इन मामलात में फलस्तीन बतौर रियासत अभी तक नहीं है। उन्होंने कहा इसके बारे में बाद में सोचेंगे हम, इस मामले पे ये दोनों साथ खड़े, ये कैसे हो सकता है?
तो असल प्रॉब्लम क्या है, असल मसला ये है कि ये पाकिस्तान के लिए तो बात नहीं हो रही, ठीक है ना। जहाँ पे होता है ना कौमी मफाद, कौमी सलामती, वो तो है नहीं। बात क्या हो रही है, अब जनरल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ 2 तो बिल पड़े हैं उधर कांग्रेस में, ठीक है। एक पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट और एक वो डिफेंस कमेटी में 2 बिल पड़े हैं, दोनों पर्सनल स्पेसिफिक खास आसिम मुनीर साहब के लिए, और दोनों मुश्तरका हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स ने मिलकर किए हुए। वो दबाव भी हाँ ठीक है, वो दोनों ने दबाव डाला हुआ है। इन हालात में जनरल आसिम मुनीर साहब की ना मॉरल अथॉरिटी है, ना लीगल अथॉरिटी है, ना कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। आप भाई जाए ही ना उधर, आपको कहता कौन है जाएं। खैर ये तो हो गया। उसके बाद आप इतने बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं, फिर आप उसको इस्लामी टच भी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो असल प्रॉब्लम ये है कि हर कोई अपनी जान छुड़वा रहा है। सऊदी अरब भी आगे कर रहा है और बाकी कतर भी आगे कर, सब एक दूसरे को आगे 8 मुल्क हैं जो एक दूसरे को चला रहे हैं, एक दूसरे को चला रहे हैं। तो ये हाथी के पांव में सबका पांव। तो ये जैसे एंड हाथी इज डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त सबको घुमा रहा है और ये घूम रहे हैं बंदर, और लाके बार बार चौक में खड़ा कर देता है। नहीं और हमारे जो 2 यहां से पाकिस्तान से गए हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल, उनको तो सबसे बीच में खड़ा करते हैं वो बार बार। डोनाल्ड ट्रंप ने कभी नहीं कहा कि मोहम्मद बिन सलमान पहले दिन से मेरे साथ खड़ा है, उसने कभी नहीं कहा कि उर्दुगान पहले दिन से मेरे साथ खड़ा है, नहीं कहा। उसने कभी भी आपके इंडोनेशिया का बाकी सब वो नाम इन दोनों का ही लेता कि ये मेरे साथ पहले दिन से। उन्होंने कतर के अमीर का नाम नहीं लिया, उन्होंने तैयब अर्दवान का नाम नहीं लिया, उन्होंने इंडोनेशिया, इनसे कोई खास मोहब्बत। उसकी वजह है कि जब आप दोनों जाके कहेंगे कि जनाब बड़ी मेहरबानी सारा कुछ करो, जो आप हुक्म करें। एक बात, अगली बात बता दूं आपको, इन्होंने छापा ही ट्रंप साहब के आगे रख दिया। हाँ, एक बात आपको बता दूं, उन्होंने एक एक चीज इनकी ना नोट वो रिकॉर्ड करके रख ली है, ये सारा वीडियो। हाँ, तो वो उनके पास तो दुनिया के बेहतरीन सोफिस्टिकेटेड किस्म के वो सिस्टम है। एक एक चीज जो इन्होंने डिस्कशन की है ना, एवरीथिंग इज बग्ड, वो बग्ड है और उसको उन्होंने महफूज करके रख लिया। तस्वीरें सारी जारी कर दी कि ये है, ठीक है। नाउ दे हैव देयर ओन आर्काइव, उन्होंने अपना आर्काइव है। वो जब चाहेंगे, ये इधर उधर होंगे ना, वो जब चाहेंगे ये है ना, ये हुजूर इन्होंने ये फरमाया था, तो इनको तो भागने की कोई जगह नहीं। ये तो है। अब ये कितना ड्यूरेबल है, असल प्रॉब्लम ये है कि ये ड्यूरेबल है नहीं है। हाँ। ठीक है ना, तो उसकी वजह ये है, ये लड़ाई मुकनी नहीं, लड़ाई नहीं खत्म होनी। मैं सब में एक चीज अर्ज करूं, आपको याद होगा सन 2020-21 में अब्राहम अकॉर्ड का नाम हमने पहली दफा नाम सुना था, अब्राहम अकॉर्ड का 1920 में, 2020 में, ट्रंप के आखिरी साल में 2020 में हमने सुना था। अच्छा, याद कीजिएगा अच्छी तरह, क्योंकि हमारे लोगों की याददाश्त थोड़ी सी कमजोर है, हाफजा अच्छा नहीं है। उस वक्त जब बहरीन ने और यूएई ने जब तस्लीम किया इसराइल को, तो जो प्रेस रिलीज थी या जो खबरें छपी थी वो ये छपी थी कि फलस्तीनियों के अमनो अमान के लिए, फलस्तीनियों के बेहतर मेयारे जिंदगी के लिए, फलस्तीनियों को उनके हकूक दिलाने के लिए, उनकी तामीर और तरक्की और गजा में अमन के लिए, जी हाँ, और फलस्तीनी रियासत के क्याम के रास्ते में पहला कदम ये जो अब्राहम अकॉर्ड है, इसलिए हम इसको इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं ताकि उस तरफ हम अपना कदम बढ़ाएं। जी हाँ, याद आ गया आपको? बिल्कुल। तो उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद अब तक लगभग 1 लाख फलस्तीनी कत्ल हो गए। जी हाँ, तो यही सारे वादे 2020 में हुए और 1 लाख फलस्तीनी उस अमल के बाद कत्ल हो गए। अब इस बात की गारंटी कौन देगा कि उन्हीं ट्रंप साहब के कहने के ऊपर दोबारा से कुछ और ममालिक शामिल किए जाएं, कुछ और ममालिक तस्लीम कर दें और फिर वो सिलसिला नहीं होगा। हालांकि इस पूरे सिलसिले में शहबाज शरीफ साहब कहते हैं 2 रियासती हल। देखिए बात, देखिए इसमें है भी हल यही है। देखिए बात सुने जी, ठीक है, ट्रंप और नेतन्याहू और वेस्ट, उन्होंने वो तो सही कर रहे हैं अपने, वो तो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। हर मुल्क अपना फायदा सोचता है, अपना फायदा। मैं ये कहता हूँ ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने इसमें लिया, इन्होंने क्या लिया है, ये है क्या कोई चीज हासिल की? नहीं, कह रहे फौज जाएगी हमारी, फौज जाएगी वहां। तो वो फौज क्या करेगी सिवाय इसके कि आपको सऊदी अरब के थ्रू पेमेंट हो जाएगी, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। नहीं, मेरा एक सवाल है। सवाल यह है कि आज इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तानी फौज फलस्तीन की सरजमीन पे जरूर जाएगी। इंडोनेशिया 20,000 का कह चुका, वादा कर चुका, हम भी फौज उससे ज्यादा भेजेंगे। मेरा सवाल यह है कि हमारी फौज अगर जाएगी फलस्तीन की सरजमीन पे, करेगी क्या? फौज लड़ती है ना, फौज का काम लड़ना है। क्या ये फौज इसराइल से लड़ने जा रही है?
सवाल ये है ना, वहां किससे लड़ना है? देखिए लड़ना किस, साबिर भाई फौज का काम लड़ना है। ये फौज किससे लड़ने जा रही है? वहां दो ही फोर्सेज हैं, या हमास है या इसराइल है। ये इन दोनों में से किससे लड़ने जा रही है? अगर तो लड़ाई करने नहीं जा रहे तो फिर तो हमारे जाने चाहिए मददगार लोग जाने चाहिए, वॉलंटियर्स जाने चाहिए, जमात इस्लामी को इजाजत दे, बाकी लोगों को दे, मुझे भी देखो 200-400-500 बंदा मैं भी ले जाऊंगा। तो ये है कि हमें फिर अलाउ करें, हम जाएं, जाके वहां पे खिदमत खल्क करें, जो तामीर तरक्की का काम है मिलजुल कर हम सारे करते हैं वहां पे। तो फिर फौज का काम नहीं है। फौज जो वहां पे जा रही है ना, डोनाल्ड ट्रंप का फॉर्मूला क्या है और वो उसका होना चाहिए। देखिए समझे, डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा है कि पूरी दुनिया में अगर इसराइल को सबसे ज्यादा कोई प्यार करने वाला है तो वो मैं हूं। डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा है और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अमल से साबित किया है। उसने साबित किया कि वो झूठा आदमी नहीं है। इस बारे में उसने जो कहा, उनकी रिश्तेदारी भी है नहीं? सर देखें, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा कि मेरे से ज्यादा इसराइल से मोहब्बत करने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल सही है। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह साबित भी किया। इसराइल की हिफाजत का बंदोबस्त पे डोनाल्ड ट्रंप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इसराइली फौज बड़े लंबे अरसे से लड़ रही है। अगर वहां पे एक ऐसी फौज आके बैठ जाए जिसके ऊपर सरबराही एक हुकूमत की हो और हुकूमत का सरबराह डोनाल्ड ट्रंप हो और टॉनी ब्लेयर उसमें हो, और एक फौज वहां पे मौजूद हो जो सिक्योरिटी का काम कर रही हो, उसी इंतजामी हुकूमत जिसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है कब तक रहेगी, उसके जेरे असर में, तो इसराइल को कितना तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा? आप मुझे ये बताएं। जो लड़ाई इसराइल को लड़नी पड़ रही है वो मुसलमानों की फौज वहां पे होगी तो बड़े आराम से उस लड़ाई को रोक लेगी, तो प्रॉब्लम खत्म नहीं हो जाएगा? मुझे और खतरा लग रहा है। अच्छा, मुझे ये नहीं लगता कि ये फौज इसराइल के साथ लड़ेगी, क्योंकि अमेरिका कभी नहीं लेकर जाएगा एक ऐसी फौज को जिसको इसराइल से लड़ाई हो। मुझे ये लगता है कि वहां पे ना ये दाइश टाइप प्रॉक्सी, कोई नई प्रॉक्सी आएगी, उसको कंट्रोल करने के लिए नहीं, वो और इनकी आपस में लड़ाई शुरू हो जाएगी। इस्लामिक फोर्स जो भी है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स जो नाम दे रहे हैं, वो होगी तो मुसलमान मुल्कों की ना फौज, और इंडोनेशिया पाकिस्तान इनकी नहीं। तो ये फोर्सेस बनाता कौन है? तो बनती भी आलमी प्लेयर्स बनाते हैं ना। तो वो एक मिनट, वो शुरू हो जाएगी। अफगानिस्तान नहीं, आप हमास को कोई और नाम दे दें और मारना शुरू कर दें। हाँ, अफगानिस्तान हो जाएगा ना। हाँ, अफगानिस्तान की तरह का वहां पे प्रॉक्सीज शुरू हो जाएंगी, जनरेट हो जाएंगी। हमें अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि अगर फौज जाएगी तो क्या करेगी, क्या वहां पे जाके सफाई सुथराई करेगी, बिल्डिंगें बनाएगी, क्या करेगी? बात ये है ना कि क्लैरिटी कहां से आए जब दो खानदान जाके, दो खानदानों के दो फर्द जाके डील कर रहे हैं, तो क्लैरिटी कहां से आए? फजलुर रहमान साहब का रोल क्या देखते हैं? उन्होंने देखे बड़ा कैटेगोरिकली क्लियरली फजलुर रहमान साहब ने कहा कि मैं देखें मेरे कश्मीरी दोस्त सारे नाराज हो जाएंगे अगर मैंने उन पे बात ना की, चंद मिनट में बात। हाँ जी, बिल्कुल आ जाए। तो फजलुर रहमान साहब का जो रोल है वो ये कह रहे हैं कि ये मुझे इसराइल की एक्सपेंशन लग रही है, मुझे ये कोई फलस्तीनी रियासत का क्याम नहीं लग रहा। नहीं, फलस्तीन देखें भाई, फलस्तीनी रियासत तो आप ये देखें ना, ये थी 1947 की ये फलस्तीन है। हाँ, 48 में एक तब्दीली आती है, 67 में ये कट गया, फिर ये कट गया, फिर ये कट गया, 2025 में ये रह गया। हाँ, एक छोटी सी पतली रह गई, ठीक है। ये बस वो कहते हैं ये फलस्तीनी रियासत है, ठीक है। देखें फलस्तीन 4 एलिमेंट हैं। हाँ, साबिर भाई ये सबको हम याद दिलाएं। गोलान हाइट्स इसराइल के नहीं है, वेस्ट बैंक ये इसराइल का नहीं है, ये यूएन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। हाँ, यूएन कह रहा है। फिर आपका जो यरूशलेम है, स्पेशली द ईस्टर्न यरूशलेम, ये इसराइल का नहीं है। फिर आपकी गाजा स्ट्रिप, 1967 यूएन रेजोल्यूशन, यूएन एग्रीमेंट, वो तो तयशुदा है ना जी। हाँ जी, वही पाकिस्तान का पहले इमरान खान भी यही कहते हैं। अच्छा, ये इमरान खान का एक छोटा सा क्लिप चलाते हैं, 2 स्टेट सोल्यूशन, ये अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा और सबने इसके ऊपर माना है। 1967 है ना वो। लेकिन ये कोई नहीं बताता कि इमरान खान ने कहा था कि फलस्तीनियों को उनका हक मिलेगा, और उनका हक ये है कि उन्हें वो सारे एरिया मिले जो 67 से पहले उनके पास थे, 1967 वाली पोजीशन पे जाएं, जो जंग हुई थी अरब इसराइल, उस पोजीशन पे जाएं सारे, और यरूशलेम कैपिटल हो फलस्तीन का। ये इमरान खान साहब ने कहा था। पूरी गल सुनाओ ये। अच्छा, कई हमारे बेचारे ऐसे दानिशवाड़ हैं, उन्होंने छाड़ दे जो बेचारे इमरान खान के मोटे पे रख के अपनी ख्वाहिश पूरी करवा रहे हैं। बुग़्ज़ इमरान खान में इतने के दानिशवर मुनाफिकीन नंगे हुए हैं, इतने के नंगे हो चुके हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कश्मीर की तरफ से। कश्मीर पे जरूर साबिर भाई, क्योंकि वो इस वक्त मुश्किल में है और रातें वो सड़कों पे गुजार रहे हैं। अभी हम लोग तो बैठे हुए कमरे में बात कर रहे हैं ना, वो चौकों में, चौराहों में, सड़कों पे हैं, और ये मुश्किल वक्त है उनके ऊपर। उनके ऊपर क्रैकडाउन किए गए, उनके ऊपर टॉर्चर किया गया, उनके लोगों को जबरी तौर पे लापता भी किया गया, गिरफ्तार भी किया गया, उनके इंटरनेट बंद किए गए, कभी बिजली बंद कर देते हैं, कभी मोबाइल इंटरनेट बंद कर देते हैं, पूरा जो उनका ज़िंदगी का निज़ाम है उसको ख़राब कर दिया गया।
लेकिन वो अपने मुतालबात से पीछे नहीं हट रहे। एस्टेब्लिशमेंट का जो प्रॉब्लम है ना, एस्टेब्लिशमेंट कहती है सारा कुछ मान लेते हैं, जो सड़क कहते हैं बारी बारी बनाई जाएंगे, पुल बनाई जाएंगे, अंडरपास जो आप मांगते हैं आहिस्ता आहिस्ता हम बना देंगे, हौली हौली कर देंगे। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ना कि एस्टेब्लिशमेंट का सियासत में से किरदार खत्म हो जाए, ब्यूरोक्रेसी के अंदर से करप्शन खत्म हो जाए, और ये जो मुराद मिली हुई है एक तबके को और वो अय्याशी कर रहा है अवाम के पैसे के ऊपर, ये अय्याशी खत्म हो जाए, ये इसके ऊपर वो नहीं मानते। वो बेसिकली अपने पॉलिटिकल राइट्स मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं जी और हमारी हुकूमत हमारी मर्जी। यस, वो ऑटोनॉमी मांग रहे हैं, पॉलिटिकल राइट्स। एक सूबे को सूबाई खुद मुख्तारी मांग रहे हैं वो। और उसमें वो ये भी कहते हैं वो ड्रामा बंद करें, ये जो हमारे मुहाजिरीन पाकिस्तान के मेन पाकिस्तान देखिए 12 सीटें लेकर एस्टेब्लिशमेंट जाती है आजाद कश्मीर मेरी और 12 सीटों को वहां से ले जाती है। बॉर्डर के पास कुछ एरिया है, कुछ सीटें वहां से निकालते हैं, कुछ धांधली करके निकालते हैं, ये अपनी 23 सीटें करके अपनी हुकूमत बना लेते हैं और उसके बाद उस हुकूमत को ब्लैकमेल करते रहते हैं और अपनी सारी कानून साजियां और सारे निजाम को वहां वो कंट्रोल करते हैं। सिंपल सी बात है, वो कहते हैं कठपुतली निजाम खत्म करें, हाँ, और अवाम को दे दें, अवाम का इख्तियार अवाम को दे दें। यही लड़ाई बलूचिस्तान में हो रही है, एग्जैक्टली यही गिलगित बल्तिस्तान में हो रही है। कबायली इस बात पे झगड़ा करते हैं कि आप हमारे जरगे को नहीं मानते, जी हाँ, फैसले मुसल्लत करते हैं। बुनियादी बात यह है कि और पंजाब में भी अब यही फड्डा होने वाला है। हमने हर जगह पॉलिटिकल पार्टीज को तोड़ तोड़ के पॉलिटिकल पार्टीज नहीं तोड़ी, हमने पाकिस्तान जो विफाक़े पाकिस्तान है उसको कमजोर किया है और लगातार कर रहे हैं। अब जो डेवलपमेंट है वो ये है कि सारे काफिले बढ़ रहे थे मुजफ्फराबाद की तरफ, हाँ जी, ये रावला कोट से, कोटली से, बाग से, मीरपुर से, बाकी सारे इलाकों से जो काफिले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, कोटली से जा रहे हैं मुजफ्फराबाद की तरफ। और मुजफ्फराबाद की तरफ जो रुकावटें रास्ते में लोग कैसे उठा उठा के फेंक रहे हैं। अच्छा, इधर एक और टेक्निकल चीज भी है, यहां आप यूनिफॉर्म के अंदर आके लोगों का कत्लेआम नहीं कर सकते कश्मीर में, क्योंकि इंटरनेशनली ये बहुत बड़ा मसला बन जाएगा पाकिस्तान की रियासत और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। लेकिन इसके बावजूद वहां पे गुंडे बदमाशों को इस्तेमाल किया जाता है, जो सादा कपड़ों में लोग हैं वो गोलियां चलाते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, एक अफसर को लाहौर से भेजा गया, कर्नल फायक था लाहौर में, वो अब वहां पे गालिबन ब्रिगेडियर है, उनको भेजा गया। तो मैं उनको ये कहूँगा कि उन्होंने सारी उम्र अपने वालिद साहब की बुक्स पढ़ी हैं, बहुत अच्छे वालिद साहब थे उनके, प्रोफेसर अयूब। अच्छा, मैं नहीं उनके वालिद के बारे में जानता। हाँ, इकबालियात के बहुत एक्सपर्ट थे, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। मुझे तो 4-5 बंदे आके मिले जब वो कर्नल फायक था, उसको जब वो लाहौर में था उसको मिलकर जो आए तो उन्होंने कहा कि इमरान रियाज अगर उसका बस चले तो वो आज आपको कत्ल कर दे। यानी मुझे जो बंदे उसको मिलकर आए उन्होंने आगे ये बताया कि मेरे तो वो इतना खिलाफ था ये बंदा। तो मैं ये कहूँगा कि वो अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पे चलें, और सारी उम्र उन्होंने एजुकेट किया लोगों को, तो वो लाहौर वाला काम कश्मीर में ना करें, क्योंकि लाहौर वाला काम अगर कश्मीर में किया तो ये काम बहुत उल्टा पड़ जाएगा। और कश्मीर इस वक्त लोग इन्हीं को चैलेंज कर रहे हैं चौक में खड़े होकर, पता है आपको, लोग चौकों में खड़े होकर बाकायदा लोगों ने तकारीर की है इनका नाम लेकर, और ये अफसोसनाक है। अब देखें ना, इंडिया इन विजुअल्स को कहाँ इस्तेमाल करेगा, फॉर गॉड सेक इसको समझें बात को। तो इसलिए ये काम ना करें, तो बेहतर यही होगा कि कश्मीर को आपने ट्रीट करके देख लिया, कश्मीर को भी आप इस तरह ट्रीट करेंगे तो कुछ भी आपके पल्ले कुछ नहीं रहेगा, बाकी कुछ नहीं बचना। तो लिहाजा लेकिन एक बात है कि ये तहरीक जी वो बिल्कुल नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश वाला हाल है कश्मीर में इस वक्त, और वहाँ पे लीडरलेस एहतजाज हो रहा है और तमाम सियासी जमातें फारग हो चुकी हैं। अब अगेन रजीम चेंज ऑपरेशन कश्मीर में भी किया गया, यहाँ पे भी पीटीआई को तोड़ा गया, लोटे करके गवर्नमेंट बनाई गई, गिलगित बल्तिस्तान में भी लोटे तोड़ के पार्टी को बनाया गया। अभी इसके बाद गिलगित बल्तिस्तान में देखिएगा आप, हर जगह यही काम चल रहा है, और इसका नतीजा 3.5 साल से पाकिस्तान जो है वो डिस्टेबल हो रहा है, रुका हुआ है। ये तो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने सौदा बेच लिया थोड़ा सा, और ये अब्राहम अकॉर्ड बीच में आ गया, बाकी मामला आ गए, कुछ मादनियात पड़ गई। हुकूमत के पास ऑफर करने के लिए बहुत कुछ होता है ना, इससे कोई फर्क नहीं। तो जिस वक्त पब्लिक खड़ी होगी तो सूरत हाल बिल्कुल बदल जाएगी, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ढाका से इन्होंने को सबक साबर भाई हमने एक नए तरीके से ये किया, हाँ जी, ये वीलॉग। जी तो नादरीन, साबर भाई के चैनल पे आप ये वीलॉग देख रहे हैं और हम आपसे यहाँ से इजाज़त चाहते हैं। आपको पसंद आएगा तो अपना फीडबैक दीजिएगा, फिर हम दोबारा कभी बैठेंगे ऐसे, मैं साबर भाई के पास चाय पीने आऊँगा तो हम दोबारा ऐसे ही करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।